हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस हायर एजुकेशन के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस की। कमीशंस का मतलब कुछ ऐसी कमीशंस बनाए गए या कुछ ऐसे संगठन बनाए गए जिनका काम था कि एजुकेशन के क्षेत्र में वो कुछ रिकमेंडेशन दें, कुछ सलाह दें भारत की सरकार को, जिससे कि भारत की सरकार एजुकेशन को इम्प्रूव कर पाए। तो वैसे तो काफ़ी सारे कमीशंस बने हैं, लेकिन 3 कमीशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा राधा कृष्ण कमीशन, उसके बाद है मुदालियर कमीशन और उसके बाद है कोठारी कमीशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग राधा कृष्ण कमीशन और उसके बाद जो आया मुदालियर कमीशन उसको देखेंगे, और अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कोठारी कमीशन को देखेंगे। तो ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको मैंने क्रोनोलॉजिकली ही सेट करा हुआ है। और कोठारी कमीशन जो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं उस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम देख लेते हैं राधा कृष्णन एंड मुदालियर कमीशन से कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं और कितना पढ़ना जरूरी है ना। तो चलिए बिना डिले के अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने फ्री डेमो नहीं देखा है सेक्शन वाइज एंड ईयर वाइज क्वेश्चंस का, तो मैं जरूर से आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप फ्री डेमो जरूर से देख लें, क्योंकि जितने भी बच्चों ने इस कोर्स को लिया है वो वाकई इसकी तारीफ कर रहे हैं कि हाँ भाई, ऐसे जो अलग अलग सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं ऐसे तो और कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाया तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि आखिर कैसे क्वेश्चंस बन करके आते हैं यूजीसी नेट के पेपर में। तो इसको आप इस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, कुमार एजुकेशन से देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इसे डाउनलोड करके, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर से कर दीजिए तो आपको फ्री डेमो मिल जाएगा। व्हाट्सएप करने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, क्लिक करेंगे तुरंत व्हाट्सएप खुल जाएगा और वहां से भी आप फ्री डेमो प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा फुल फ्लेजेड कोर्स जो है हायर एजुकेशन का अब आ चुका है, जिसमें आपको टू द पॉइंट लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो जो चल रहा होगा उसी के नीचे ही आपके नोट्स भी आपको खुल के मिल जाएंगे, और प्लस उस टॉपिक से जुड़े हुए और ज्यादा सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये जो अभी फ्री वीडियो चल रहा है इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने को मिलते हैं और नोट्स भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको और ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने को मिलेंगे एंड और ज्यादा डिटेल में नोट्स भी मिलेंगे, है ना। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और सेम इसी के लिए भी आपको सेम इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले राधा कृष्णन कमीशन की कि आखिर ये क्या है। तो राधा कृष्णन कमीशन आप ऐसा समझ सकते हो आजाद भारत का सबसे पहला कमीशन है ये, जो कि 1948 में आया और 1949 तक इसने अपनी रिकमेंडेशन दी। तो हर कमीशन के साथ 2 ईयर्स जुड़े होते हैं। पहला ईयर बताता है कि ये कब स्टार्ट हुई, कब इस कमीशन का गठन हुआ, और आखिरी ईयर बता रहा है कि कब इसने अपनी रिकमेंडेशन दी, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद सबसे पहला कमीशन। तो आप देख सकते हो आजादी के 1 साल बाद ही इसका गठन हो गया, और उसका कारण ये था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया में बहुत पिछड़ापन था, इंडिया में एजुकेशन की सख्त कमी थी, और उस कमी को जल्द से जल्द पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि देश जो है लोगों से मिला के बनता है, और अगर लोग ही प्रॉपरली शिक्षित नहीं है तो फिर देश क्या तरक्की करेगा। तो इसके लिए जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनको, है ना, उनके चेयरमैनशिप में या उनके लीडरशिप में एक कमीशन का गठन किया गया, और इस कमीशन का जो फॉर्मल नाम था वो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अब क्योंकि इसके चेयरमैन राधा कृष्णन थे तो शॉर्ट में हम बोल देते हैं राधा कृष्णन वाली कमीशन या राधा कृष्णन कमीशन, बट इसका फॉर्मल नाम आपको याद रखना है, वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो नाम से ही जैसे कि प्रकट हो रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है ये इंडिया की केवल यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन को अच्छा कैसे किया जाए उसके लिए रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं, दिस कमीशन वॉज फॉर्म्ड मेनली टू एड्रेस द इशू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज फेस। तो जो भी समस्याएं कॉलेज और यूनिवर्सिटी फेस कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई समस्याओं के लिए रिकमेंडेशन देता है। एक बात आपको याद रखनी है कि जितनी भी कमीशंस हैं ये सारी की सारी चीजों को रिकमेंड करती हैं, यानी सुझाव देती हैं। जरूरी नहीं है कि इन्होंने जो भी सुझाव दिया हो उसका पालन भी किया गया हो। इन कमीशंस का काम केवल और केवल सुझाव देना था, जिसको जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज थी कुछ सुझावों को उनमें आने वाले समय में इंप्लीमेंट भी किया गया।
ओके, इसके अलावा अगर बात करें क्या सुझाव दिए भाई इन्होंने, तो इनके जो सुझाव है वो बहुत बड़े हैं, और अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो यूजीसी वगैरह की वेबसाइट पे आपको राधा कृष्ण कमीशन की पूरी ओरिजिनल बहुत पुराने ज़माने की पीडीएफ भी मिल जाएगी। 100-200 पेज की तो होगी कम से कम, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर मतलब 80% क्वेश्चन आपने हमने जो ये पढ़ा उसमें से आ जाएंगे, विच इज़ एफर्टलेस। इसमें कोई एफर्ट तो नहीं लगा इसको याद करने में, लेकिन वो 20% करेक्ट करने के लिए आपको पूरी पीडीएफ रटें आप, ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं, थोड़ा तुक्का लगा सकते हैं, बट इतना ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितनी मेहनत कर लें क्वेश्चन वहीं से आएगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि पढ़ने को बहुत ज़्यादा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया, राधा कृष्ण कमीशन का ईयर आपको पता चल गया, कौन चेयरमैन थे और किस काम के लिए इसको सेटअप किया गया था, बस ये बेसिक चीज़ें आपको जाननी है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले इससे। अब देखो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन है राधा कृष्ण कमीशन की मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए हायर एजुकेशन में। तो हायर एजुकेशन में बहुत सारी चीजें हैं, मेडिकल एजुकेशन भी आ जाएगी आपकी, रिसर्च भी आ जाएगा, है ना, कौन सी लैंग्वेज रखी जाए उस पर भी आ जाएगा, तरीके क्या हो, एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पे भी बहुत रिकमेंड, तो ढेर सारी चीजें इस रिपोर्ट में होंगी। बट अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग केवल कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी गई हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के हम करेंगे तो हमारा सवाल आसानी से हो जाएगा। हम बस इस पे फोकस करेंगे कि कौन सी बात हमें बेहद गलत लग रही है इन रिकमेंडेशंस में, है ना। तो एक एक करके इसको देखते हैं। अच्छा, उसको स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं ए से लेके ई तक पॉइंट दिए, यानी 5 पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें से 2 पॉइंट गलत हो सकते हैं, क्योंकि हर ऑप्शन में 3-3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना। तो आपको ये फोकस करना है कि कौन से 2 पॉइंट बेहद गलत लग रहे हैं, बेहद गलत साउंड कर रहे हैं। जैसे लिखा है द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी इन रीजनल लैंग्वेज, कह रहा है हायर एजुकेशन जो है वो प्रादेशिक भाषाओं पे या रीजनल लैंग्वेजेस पे भी होना चाहिए। इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिपेयर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज इन फेडरल लैंग्वेजेस, और बहुत ही जल्द जो साइंटिफिक शब्द हैं उनको फेडरल लैंग्वेजेस यानी कि प्रदेश की जो भाषाएं हैं, नॉर्मल भाषाएं हैं, उनमें भी जल्दी से उनको लाना है। उसके बाद ऑल द फेडरल लैंग्वेजेस मस्ट बी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, सारी जो फेडरल लैंग्वेजेस हैं, जो भी बोलचाल की भाषाएं हैं, स्टेट लैंग्वेजेस हैं, स्टेट लेवल की, उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखना है। इंटरनेशनल एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज वर्ड शुड बी अवॉइडेड, जो अंतरराष्ट्रीय शब्द हैं या जो वैज्ञानिकी वाले शब्द हैं, है ना, उनको अवॉइड करना है, उनको नहीं यूज करना है। इंग्लिश शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम द हायर एजुकेशन फील्ड इन इंडिया इमीडिएटली, और अंग्रेजी को तो एकदम तुरंत जो है बंद कर देना है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से। तो आप देख सकते हो आपको कुछ ऑप्शन बहुत ही ज्यादा सिली लग रहे होंगे, जैसे सबसे आखिरी वाला जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही सिली है, हालांकि आजकल जो माहौल है उसके हिसाब से इतना सिली नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश को हम बिल्कुल हटा दें तो ये सही नहीं है, है ना। हाँ, दूसरी भाषाओं को इंडिया की जो भाषा उनको प्रमोट करें, बिल्कुल सही बात है, वैलिड पॉइंट है, बट इंग्लिश को हम एकदम नहीं हटा सकते, और उसको हटा भी देना ये एक तरीके से प्रोग्रेशन नहीं होगा, इससे रिग्रेशन हो जाएगा, पीछे की ओर चले जाएंगे। तो ई पॉइंट जो है वो बिल्कुल गलत साउंड ही कर रहा है ना। अब देख लेते हैं इसमें से कौन सी चीजें और थोड़ी अजीब लग रही हैं। यहां पे लिखा है इंटरनेशनल एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज शुड बी अवॉइडेड, कि भाई जो साइंस की बातें हैं, जो वैज्ञानिक चीजें हमें बता रही हैं, उनको हम अवॉइड ही कर दें। तो ये भी थोड़ा अटपटा लग रहा है कि क्यों हम इंटरनेशनल शब्दों को अवॉइड करेंगे। हम जितने ज्यादा शब्दों को अपनी शब्दावली में लाएंगे, हमारा ज्ञान भी तो उतना ही बढ़ेगा। जैसे आज हम इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपको दुनिया भर की भाषाओं से शब्द मिलते हैं। जैसे रिक्शा जो शब्द हम यूज करते हैं हिंदी में भी इंग्लिश से आया है, तो इंग्लिश में आया है जापानीज से, ऐसा मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैंने कहीं सुना है। इसके अलावा इंग्लिश भाषा में हिंदी भी कई टर्म्स मिलते हैं, जैसे गुरु, मंत्रा। तो शब्दावली और रिच होती है जब हम उसमें इंटरनेशनल शब्दों को भी ऐड करते हैं, इससे कोई कम नहीं हो जाता, इससे कोई ज्यादा नहीं हो जाता, है ना। तो अगेन ये भी एक सिली पॉइंट लग रहा है, तो डी को भी हम हटा देते हैं। तो ऊपर की जो बातें हैं, यानी कि फेडरल लैंग्वेजेस को थोड़ा बढ़ावा देना और
जो दूसरी भाषाओं में चीजें हैं उनमें ट्रांसलेट करना, ये फिर भी थोड़ा सेंसिबल लग रहा है। तो इस तरीके से क्या गलत है उसको अगर आप पिन पॉइंट कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से कर लेते हैं। बाकी हाँ, अलग अलग क्षेत्र में क्या रिकमेंडेशन दी, पढ़ाने को मैं पूरा चिट्ठा आपको पढ़ा सकता हूँ, फ्री पीडीएफ भी दे सकता हूँ कि लो बेटा पढ़ लेना, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, और एग्जाम जब हो जाएगा तो मैं बोलूंगा देखा मेरे पढ़ाए हुए से तो आया है। तो ऐसा काम नहीं करना है, केवल एक रिकॉर्ड बनाने वाला। तो वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपका कम से कम समय लेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा देगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड अ गुड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट स्मार्ट वही होता है ना कि कम से कम देने में कितना ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। अगर मैं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूं और उस पर मुझे 10 रुपए प्रॉफिट हो तो उसको ये हम थोड़ी बोलेंगे देखो मैंने प्रॉफिट कमा लिया। तो प्रॉफिट तो तभी आप कहलाएगा ना जब हम 1 लाख रुपए लगाएं और 1 लाख रुपए में 1 करोड़ रुपए कमा लें, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि हमको कम एफर्ट लगाना है, हमको कोई इतिहासकार नहीं बनना है, हिस्टोरियन नहीं बनना, हमें बस एग्जाम को पास करना है। उस हिसाब से इतना शॉर्ट में आप पढ़ें, मोर देन इनफ है। Which was the first education commission of the independent India? तो आजाद भारत में सबसे पहली कमीशन कौन सी बनी? वो बनी राधाकृष्णन कमीशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है UGC was established on the recommendation of। ओके, तो UGC जो है ये किसकी रिकमेंडेशन पे बना? एक पॉइंट ये है, शायद हमने थोड़ा मिस कर दिया है बट आई थिंक नोट्स में होगा। ओके, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है इसी ने ये मेन रिकमेंडेशन दी कि यूजीसी का निर्माण करना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो क्यों इसने बोला कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का निर्माण करना चाहिए? क्योंकि वो एक ऐसी संस्था होगी या एक ऐसी व्यवस्था होगी जिससे सारे यूनिवर्सिटी के कामकाज पे नजर रखी जा सकेगी। क्योंकि जब राधाकृष्णन कमीशन आया तो उस समय ऐसी कोई सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था नहीं थी हायर एजुकेशन के लिए जो सभी हायर एजुकेशन को के कॉलेजेस को नियंत्रित करती हो। तो इसलिए इनकी जो रिकमेंडेशन थी उसमें सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी रिकमेंडेशन पे ही यूजीसी का निर्माण हुआ, है ना। इतना तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये याद आप कर लेंगे, आपका ये क्वेश्चन जो है आराम से बन जाएगा। तो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसके रिकमेंडेशन पे बना? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना। ओके, अगला है मुदालिर कमीशन। मुदालिर कमीशन से ना के बराबरी क्वेश्चन आते हैं बट इंपॉर्टेंट है, देख लो। ये सेकंड है हमारा। तो फर्स्ट, आजादी के बाद जो फर्स्ट कमीशन है वो है राधाकृष्णन और जो सेकंड है वो है मुदालिर कमीशन। तो मुदालिर कमीशन हमारा, इसके भी 2 ईयर्स लिखे हुए हैं, 1952 में गठित हुआ और 53 तक इसने अपनी रिकमेंडेशन दी। और इसका जो फॉर्मल नाम है मुदालिर कमीशन का वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। यानी कि जो हमारा पहला राधाकृष्णन कमीशन है उसने अपनी रिकमेंडेशन दी है हायर स्टडीज के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए, जबकि मुदालियर ने अपनी रिकमेंडेशन दी है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, है ना। 1952 में इसका गठन हुआ और इसके चेयरमैन थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो इन्होंने काफी सारे क्षेत्रों में रिकमेंडेशंस दी इस कमीशन ने। इंटरमीडिएट लेवल या 3 टियर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हम लोग करते हैं ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो वो सब रिकमेंडेशंस जो हैं वो यहाँ से निकल करके आई। ओके, तो बस इतना सा हम देखेंगे, इससे क्वेश्चंस वैसे भी नहीं बने। तो अब आप देख रहे हो कि जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं वो काफी पुराने हैं इस टॉपिक के, 2019 के बाद ये आया नहीं है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि इसमें आपको बताना है एक अरेंज करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि कौन सी कमीशन कब आई, है ना। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आई है राधाकृष्णन कमीशन, उसके बाद अब हम सेकंड नंबर पे पढ़ रहे हैं मुदालिर कमीशन, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोठारी कमीशन, है ना। तो यही इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ओके, तो जितना मैंने बताया है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बने हैं और बहुत ज्यादा पढ़ने का कोई खास फायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके बाहर आएगा ही नहीं, आ सकता है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में फंस जाए, लेकिन उसके लिए हम पूरा चिट्ठा थोड़ी ना याद करेंगे कि हाँ भाई वो एक क्वेश्चन को ही आ सकता है। हाँ, वो भी आ सकता, आएगा नहीं, वो भी आ सकता है। तो उसके लिए हम पूरा राधाकृष्णन कमीशन या मुदालिर कमीशन का पीडीएफ थोड़ी पढ़ने लगेंगे। तो बिल्कुल लिमिट में इसको रखना है। ओके, अगला है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, है ना, वो किस ईयर में आया था, जिसके चेयरमैन थे मुदालियर। तो इसका ईयर आपको बताना है। तो ईयर आपको पता है, ये कब आया था? 1952 में। ठीक है,
सो गाइस, आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प लगता हूँ इन लेक्चर्स को, ताकि जब भी आपको समय मिले फास्ट करके आराम से देख लो, है ना। बेकार का स्लो वीडियो बनाना, पानी पीते रहना और उसके बाद बहुत देर तक चुप रहना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाते समय। और मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए। अगर आपको ऐसा आपको भी ऐसा लगता है कि कम समय में आपकी हेल्प हो रही है, तो लाइक ज़रूर से कर देना और एक कमेंट जरूर से कर देना कि आप अगला आगे क्या क्या पढ़ना चाहोगे। इसके अलावा फ्री डेमो के लिए यूनिट और ईयर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके फ्री डेमो के लिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट जरूर से करें, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, उस पर जरूर से देख लें। और हायर एजुकेशन का भी फ्री डेमो अवेलेबल है, उसके लिए भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।